नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पीएम अटल टनल रोहतांग का लोकार्पण करने 3 अक्टूबर को मनाली जाएंगे। पुलिस ने मनाली में टूरिस्ट गाड़ियों की जांच शुरू कर दी है। इस दौरान पुलिस ने टूरिस्ट गाड़ी से 3 रिवाल्वर बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। भारत ने विस्तारित रेंज के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये 400 किलोमीटर से अधिक दूरी तक दुश्मन को ढेर कर सकती है। ये परीक्षण उड़ीसा के बालासोर में किया गया है। इस परीक्षण को DRDO के PJ-10 परियोजना के तहत किया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने अयोध्या में ढांचा विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। विशेष अदालत के न्यायाधीश ने कहा है कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। अदालत के फैसले पर अधिकतर नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। लाल कृष्ण आडवाणी ने जय श्री राम का नारा लगाया। उन्होंने कहा है कि ये निर्णय उन्हीं अन्य फैसलों के अनुरूप है जिसने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के उनके सपने का मार्ग प्रशस्त किया। कांग्रेस ने सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रतिकूल बताया है। सुरजेवाला ने कहा कि सभी दोषियों को बरी करने का निर्णय संविधान की परिपाटी से परे है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूरा देश जानता है कि भाजपा RSS के नेताओं ने राजनीतिक फायदे के लिए षड्यंत्र किया था। शिवसेना नेता संजय राउत ने फैसले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ढांचा विध्वंस साजिश का परिणाम नहीं था। हमें उस एपिसोड को भूलना चाहिए। अगर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त नहीं किया गया होता तो हमने राम मंदिर के लिए कोई भूमि पूजन नहीं देखा होता। राउत ने कहा है कि मैं और मेरी पार्टी शिवसेना फैसले का स्वागत करती है। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी को बधाई देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले पर कहा है कि आज का दिन भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में काला दिन है। अदालत का कहना है कि कोई साजिश नहीं थी। कृपया मुझे बताएं, किसी कार्रवाई को सहज होने के लिए कितने दिनों और महीनों की तैयारी की आवश्यकता होती है। 1 अक्टूबर से हेल्थ इंश्योरेंस में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। IRDA के नियम के मुताबिक अगर बीमा धारक ने लगातार 8 साल तक पॉलिसी का प्रीमियम भरा है तो कंपनी किसी आधार पर क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। इसके अलावा पॉलिसी के दायरे में ज्यादा बीमारियां आएंगी। हालांकि अधिक बीमारियों के कवर होने की वजह से प्रीमियर महंगा हो सकता है। आगामी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर तक के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में बदलाव हो सकता है। इससे पहले यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर तिमाही में ब्याज दरों को स्थिर रखा गया था। बता दें कि सरकार की ओर से हर 3 महीने पर स्मॉल सेविंग स्कीम के ब्याज दरों की समीक्षा की जाती है। खाना पकाने में प्रयोग किए जाने वाले सरसों तेल में किसी दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट करने पर 1 अक्टूबर से पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। FSSAI ने इस बारे में आदेश जारी किया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संस्था ने पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा टालने की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका को कुछ अभ्यर्थियों ने दायर किया था, जिसमें 4 अक्टूबर को तय परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि परीक्षा स्थगित नहीं होगी और 4 अक्टूबर को ही आयोजित होगी। चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई। इसमें RJD सांसद मनोज झा ने मांग की है कि मतदान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक होना चाहिए। साथ ही मतदान का समय 12 घंटे का किया जाए। इसके अलावा कई अधिकारियों के व्यक्तिगत संबंध सत्ताधारी दल से हैं। इन अधिकारियों पर चुनाव के दौरान कड़ी नजर रखने की जरूरत है। बिहार चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को एक और बड़ा झटका लगा। कुशवाहा के सबसे करीबी माधव आनंद ने पार्टी छोड़ दी है। साथ ही राबड़ी और तेजस्वी से मुलाकात के बाद RJD में शामिल हो गए हैं। बता दें कि कुशवाहा कल BSP से गठबंधन की घोषणा कर रहे थे। उस वक्त माधव आनंद उनके बगल की कुर्सी पर बैठे थे। मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल कंपनी में एक और निवेश हुआ है। रिलायंस की कंपनी रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक 3,675 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। निवेश के बाद कंपनी की रिलायंस रिटेल में लगभग 1% की हिस्सेदारी हो जाएगी। ये कंपनी इससे पहले जियो प्लेटफॉर्म पर भी निवेश कर चुकी है। राजस्थान में अब सभी सरकारी कर्मचारियों को सालाना संपत्ति की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। इसकी जानकारी न देने वाले कर्मचारियों की सालाना वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी जाएगी। CM अशोक गहलोत ने कहा है कि इस प्रक्रिया से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। बीजेपी यूथ मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या बिहार चुनाव के दौरे पर पहुंचे हैं। तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जमानत पर हैं। ऐसे लोगों की अगुवाई में RJD और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इसलिए बिहार की जनता अपने विवेक से मतदान करेगी। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हाथरस कांड पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट भेज दिया जाएगा। विजयवर्गीय ने कहा कि योगी जी यूपी के CM हैं। मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में कभी भी गाड़ी पलट जाती है। हिमाचल के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बतियों पर निर्वाचन आयोग ने बड़ी घोषणा की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि तिब्बती
सिक्योंग के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों का चयन होगा। इसके लिए धर्मशाला में 3 जनवरी को वोटिंग होगी। इसमें निर्वासित तिब्बतियों को ही वोट डालने का अधिकार होगा। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने नवजोत सिद्धू पर बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का भविष्य बताते हुए कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को राहुल और प्रियंका गांधी के साथ मिलकर कांग्रेस के लिए काम करना है। वो खुद भी सिद्धू से लगातार संपर्क में है, उनको कांग्रेस में जिम्मेदारी दी जाएगी। बिहार चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगा है। आरजेडी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश सचिव शक्ति मलिक ने कहा है कि तेजस्वी ने टिकट देने के बदले उनसे 50 लाख रुपए की मांग की है। वहीं बिहार चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया से 2 दिन पहले पैसे मांगने के आरोपों से विरोधी हमलावर हो गए। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद केस के मुस्लिम पैरोकार जफर याब जिलानी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बाबरी विध्वंस केस पर सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। आपको बता दें कि लखनऊ में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने बाबरी मस्जिद ढहाने के मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष के मामले में फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई पुलिस ने मीटू मामले में अनुराग कश्यप को समन जारी किया है। उन्हें 1 अक्टूबर को सुबह 11 बजे बरसोबा पुलिस थाने में तलब किया गया है। यहाँ पुलिस पायल घोष के आरोपों पर अनुराग कश्यप से पूछताछ करेगी। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वन मंत्री रूप सिंह ठाकुर की कोरोना संक्रमण से तबीयत बिगड़ गई है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद रूप सिंह लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। हालात में सुधार न होने पर उन्हें चंडीगढ़ के फोर्टिस अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। अमेरिका के आम चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। इसमें ट्रंप आक्रामक व्यवहार में दिख रहे थे। इस दौरान ट्रंप बार-बार टोकने के बाद भी नियम तोड़कर बोलते रहे। इसको लेकर ट्रंप की आलोचना हो रही है। वहीं डिबेट में बाइडेन को ट्रंप से आगे बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव मामले में बस्तर कनेक्शन सामने आया है। इसलिए एनआईए की टीम जांच करने के लिए जगदलपुर पहुंची थी। टीम यहां से दंतेवाड़ा भी जा सकती है। एनआईए से पूछताछ के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी को तलब किया गया है। इसके अलावा उनके सहयोगी लिंगाराम कोडोपी को भी बुलाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। संगीता शर्मा ने याचिका दायर करके हाईकोर्ट से मांग की थी कि खालिस्तान आंदोलनों की तर्ज पर कई भारत विरोधी दुष्प्रचार चल रहे हैं। इसमें ट्विटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए ट्विटर पर कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने इसे आधारहीन बताकर याचिका खारिज कर दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय वाहन चालकों के लिए 1 अक्टूबर से नियम बदलने जा रहा है। इसके तहत वाहन चालकों को 1 अक्टूबर से अपनी गाड़ी के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखना अनिवार्य नहीं होगा। मंत्रालय ने कहा है कि अब विभाग का डिजिटलीकरण हो गया है। इस पर ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन कागज मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद को कोरोना से ठीक होने की जानकारी ट्वीट कर दी है। गडकरी ने लिखा है कि आप सभी के आशीर्वाद के बल पर मैं कोरोना से ठीक हो गया हूँ, इसलिए सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। केरल सोना तस्करी मामले में नया मोड़ आ गया है। अब इस मामले में चौथे आरोपी संदीप नायर ने कोच्चि एनआईए कोर्ट में एक आवेदन दायर कर कहा है कि वो सीआरपीसी 164 के तहत जुर्म कबूलने के लिए अपना बयान दर्ज करवाने को तैयार हैं। एनआईए इस मामले में सीजेएम कोर्ट के समक्ष संदीप का बयान दर्ज करेगी। सरकार ने जीएसटी वार्षिक रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा 1 महीने के लिए बढ़ा दी है। ये समय सीमा 31 अक्टूबर 2020 तक कर दी गई है। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर तक थी। सीबीआई ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। देश से अब मानसून विदाई ले रहा है। इस बार पिछले साल की तरह सामान्य से ज्यादा बारिश पड़ी। पिछले 120 सालों में ये 19वां साल है जब 109% से ज्यादा बारिश हुई है। जानकारों की माने तो 61 साल बाद ऐसा हुआ है कि लगातार 2 सालों तक मानसून में बारिश सामान्य से ज्यादा दर्ज की गई हो। 1 अक्टूबर यानी कल से बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी। कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा, उसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। खाद्य नियामक FSSAI ने ये अनिवार्य कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने बाबरी विध्वंस मामले में अदालत के फैसले को आश्चर्यजनक करार दिया है। पटेल ने कहा कि ये फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय संविधान की परिपाटी से परे है। केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी पंजाब का दौरा करेंगे। इसकी शुरुआत लोकसभा क्षेत्र फतेहगढ़ साहिब के बदनी कलां से होगी। रायकोट में 2 अक्टूबर को ट्रैक्टर रोड शो होगा। 3 अक्टूबर को राहुल गांधी लोकसभा क्षेत्र संगरूर से धुरी से पटियाला लोकसभा क्षेत्र का प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद 4 अक्टूबर को पटियाला से रोड शो शुरू होकर हरियाणा सीमा तक चलेगा। अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी पर इमरान खान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकन आर्मी की वापसी होती है तो 2 दशकों से अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए जो काम हुआ है वो सब बेकार हो जाएगा।
अब नेता सोनू सूद को स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड मिला है। ये अवार्ड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ने दिया है। सूद को अवार्ड देने की घोषणा पर प्रियंका चोपड़ा सहित तमाम लोगों ने उन्हें बधाई दी है। बता दें कि सोनू सूद ने लॉकडाउन में जरूरतमंदों को घर पहुंचाने से लेकर खाने पीने की व्यवस्था की थी। इस साल संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक बहुपक्षवाद और सहयोग की अपील के साथ शुरू हुई। ये द्विपक्षीय मुद्दों पर शिकायतों और आरोप प्रत्यारोप के बीच जाकर संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत में अपने संबोधन में विश्व के नेता ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए साथ मिलकर काम करने के महत्व पर प्रकाश डाला है। कर्नाटक के पूर्व सीएम एच डी कुमारस्वामी ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि दोनों दलों की कपटपूर्ण राजनीति को हराने के लिए हमें रणनीति बनानी होगी। हम मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हैं। राजस्थान भाजपा ने कृषि कानूनों को लेकर जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि इन 3 कानूनों से किसानों की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। किसान अपनी उपज मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। शिवराज सिंह चौहान, BS येदियुरप्पा और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने बाबरी विध्वंस के फैसले का स्वागत किया है। शिवराज ने कहा कि ये सत्य की जीत हुई है। वहीं येदियुरप्पा ने कहा है कि राम मंदिर के लिए आडवाणी के संघर्ष को कोई नहीं भूल सकता है। 1 करोड़ नमूनों की जांच करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। कोरोना नमूनों की जांच के मामले में उत्तर प्रदेश ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य में अब तक 1,98,896 नमूनों की जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 1,61,058 नमूनों की जांच की गई है। भारी उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 95 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 38,067 के अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 25 अंक बढ़कर 11,247 पर पहुंच गया। HDFC और ITC जैसे बड़े शेयरों में तेजी रही। सबसे अधिक 3% की बढ़त टेक महिंद्रा में हुई है। सीएम योगी ने 6 जिलों में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों से लैस 6 L2 कोविड अस्पतालों का ऑनलाइन लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में L1 चिकित्सालय की श्रृंखला बनाई जा रही है। अब L2 और L3 चिकित्सालयों के निर्माण में भी तेजी से काम किया जा रहा है। NTPC ने 98,000 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा है। साथ ही कंपनी ने अपने खदानों से 1.5 करोड़ टन कोयला उत्पादन की योजना बनाई है। कंपनी ने बयान में कहा कि बिजली मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। NTPC ने 2020-21 में 340 अरब यूनिट बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य रखा है। सरकार ने BPCL की बोली लगाने की समय सीमा 16 नवंबर तक बढ़ा दी है। सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदने के लिए बोली जमा करने की समय सीमा को 4थी बार बढ़ाया है। सरकार BPCL में अपनी पूरी 53% हिस्सेदारी बेचने वाली है। तो गहलोत ने महिला सशक्तिकरण के लिए नई पहल की है। अब 30% सरकारी गल्ले की दुकानें महिलाओं को आवंटित की जाएंगी। एक अन्य फैसले में सरकार ने सहयोग और उपहार योजना में 11 करोड़ का अतिरिक्त बजट मंजूर किया है। इस योजना में पुत्री के विवाह पर पात्रता रखने वाले जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। महिला अपराध को लेकर नोएडा पुलिस आयुक्त आलोक सिंह सख्त हो गए हैं। उन्होंने अपराध रोकने के लिए 4 आरोपियों को जिला बदल कर दिया है। चारों आरोपी 6 माह तक जिले में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। नोएडा में ये इस तरह की पहली कार्रवाई है। बाराबंकी के पटेल तिराहे पर समाजवादी अधिवक्ता सभा के कार्यकर्ता ने प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि हाथरस की घटना दुखद है। यूपी में कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई है। सीएम योगी को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कन्नौज की अतरौली ग्राम सभा के प्रधान पवन त्रिपाठी ने जरूरतमंदों को पशु सेट उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा है कि पशुपालकों की समस्याओं को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि 40 मवेशी पालकों को चयनित किया गया है। इस सेट में 2 से लेकर 4 मवेशियों को रखा जा सकता है। हाथरस की घटना से नाराज लोगों ने रामपुर में गांधी समाधि पर कैंडल मार्च किया। इस मार्च में कई सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया है। लोगों ने आरोपियों को सरकार से फांसी देने की मांग की है। वहीं सरकार को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो जल्द ही बड़ा आंदोलन होगा। करगहर विधानसभा से जेडीयू विधायक वशिष्ठ सिंह के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कई कार्यकर्ता लगातार पटना में जाकर पार्टी कार्यालय में स्थानीय विधायक की शिकायत कर रहे हैं। कार्यकर्ता वशिष्ठ सिंह की जगह किसी दूसरे को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।